अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू शारा दस्तूर। मैं हूं मोना आलम। तमाम देखने वालों को वार्म वेलकम। नाजरीन, कल हमने एट लेंथ इस पे बात की, आज एक मरतबा फिर उसी का तसलसल जारी रखते हैं। वजीर आजम इमरान खान ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में ये कहा है जो उन्होंने टीआरटी को दिया, और कल हमने इस पे मजीद इसके फैसेट्स पे बात की थी, लेकिन आज एक और इसका एक ज़रूरी पहलू है जिस पे बात करना है कि वजीर आजम इमरान खान ने एक मायने खेज बयान में ये कहा है कि अफगानिस्तान में जो तालिबान की हुकूमत है, इवेंचुअली अमरीका को उसको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा और उसको तस्लीम करना पड़ेगा। हैविंग सेड दैट नाजरीन, अब बात यह है कि इसमें भी काफ़ी सारे इफ्स एंड बट्स हैं कि अफगानिस्तान में क्या इसके अलावा अगर अमरीका के पास कोई और रास्ता नहीं रह जाएगा, इंगेजमेंट भी रहनी है। दोहा टॉक्स का सिलसिला तकरीबन फॉर्मली एंड इनफॉर्मली बोथ साल भर तक चलता रहा, तो क्या इसके अलावा कोई इंगेजमेंट के अलावा अगर रास्ता नहीं है तो रिकग्निशन कहां खड़ी है? और अमेरिका का हमें पता है कि इसके अंदर एक अलग स्टैंड है। वो कहते हैं कि पहले वादे वफा होंगे तालिबान हुकूमत की तरफ से, उसके बाद बात करेंगे तस्लीम करना है या नहीं करना है। तो ये खासी एक मायने खेज बात है। आइंदा आने वाले दिनों में ये तमाम मामलात कैसे अनफोल्ड हैं होंगे, तालिबान हुकूमत जो दुनिया से रिकग्निशन की मांग कर रहे हैं वो उनको क्या मिल पाएगी, या ये रास्ता अभी भी काफी दूर नजर आता है उनके लिए। दूसरी बात ये नाजरीन के ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस वहां पर ना हो, दुनिया इसको इंश्योर करने के लिए क्या कर रही है। और दूसरी बात यह कि आया इस चीज को भी इस चीज से प्री कंडीशन किया जाएगा, या ये प्री रिक्विजिट इस बात पर भी लगाया जाएगा कि जी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी हम उसी वक्त दुनिया की तरफ से, ये अगर ये बात की गई कि उसी वक्त उसको हल किया जाएगा जब तक अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत अपने वादों को पूरी नहीं करती। तो क्या वहां पर क्या लोगों, रहने वाले लोगों के साथ और अवाम के साथ इस पर्टिकुलर एतबार से क्या ज्यादती नहीं होगी? ये एक खासा जरूरी सवाल है। दूसरी बात नाजरीन, हम जो इस वक्त इसी तसलसल में टेबल करेंगे वो ये है कि अफगानिस्तान में जो दीगर एलिमेंट्स हैं या जो दहशतगर्द कराने वाले जो दीगर मजीद इस किस्म की तंजीमें हैं, जैसे कि आज भी हमने देखा कि ज़बीउल्लाह मुजाहिद की जो वालदा हैं उनकी जब फातिहा ख्वानी हो रही थी तो उस मकाम पर धमाके की इत्तला मौसूल हुई है। तो ये जो आईएसआईएस की प्रेजेंस तो हम इससे पहले भी देख चुके हैं। इस किस्म के जो एलिमेंट्स हैं जो वहां पर एग्जिस्ट करते हैं, इनकी रोकथाम के लिए क्या हो सकता है, दुनिया क्या कर रही है? और दूसरी बात यह कि वजीर आजम इमरान खान ने भी कहा है कि टीटीपी के सर्टेन फैक्शंस के साथ जो बातचीत का सिलसिला चल रहा है उसमें अफगान तालिबान उनकी मदद कर रहे हैं, इन दिस सेंस कि वो तमाम चीजें वहां पर हो रही हैं। तो क्या ये सिलसिला किस तरह से आगे बढ़ाया जा रहा है? टीटीपी के खिलाफ एक्शन भी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से एक मांग है जो कि की थी। इन तमाम उमूर पे क्या पेशरफ्त है, तमाम उमूर पे आज बात करेंगे कलेक्टिवली, और जॉइंट बाय नन अदर देन एम्बेसडर मंसूर अहमद खान साहब, अफगानिस्तान में पाकिस्तान के सफीर, इस मौजू पे मुझे एक्सक्लूसिवली ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया एम्बेसडर साहब आपकी तशरीफ आवरी के लिए, आपकी मौजूदगी के लिए। बताइएगा इनिशियल आपका रिमार्क सर, क्या अल्टीमेटली आपको भी लगता है कि कोई और रास्ता नहीं होगा और अमेरिका को इवेंचुअली तालिबान हुकूमत को तस्लीम करना ही पड़ेगा, या आपको लगता है कि दीगर भी ऑप्शंस हैं अमेरिका के पास इफ दे डू नॉट गो इनटू अ रिकॉग्निशन फॉर्मली? देखिए, गुज़िश्ता कोई 4 दहाइयों से ज़्यादा या 40 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया है कि ये साइकिल ऑफ वायलेंस जो है अफगानिस्तान में इसी तरह जारी है कि एक अगर कोई ग्रुप यहाँ पे हुकूमत कर रहा हो तो बाकी ग्रुप्स उसके साथ शामिल नहीं होते या उनके दरमियान मुफाहमत नहीं हो पाती। हमने देखा 80s में हुआ, 90s में हुआ, फिर 2001 में अमेरिका ने आके यहाँ पे एक यूएन मैंडेट के अंडर इंटरवेंशन की और फिर एक हुकूमत भी कायम की। लेकिन 20 साल बाद वो हुकूमत भी 15 अगस्त को अचानक रुखसत हो गई और तालिबान ने एक अनयूजुअल हालात में, गैर मामूली हालात में मुल्क का कंट्रोल संभाल लिया। अब चैलेंज तालिबान के सामने भी और दुनिया के सामने भी यही है कि किस तरह इस फेज को एक मुस्तकिल अमन में तब्दील किया जाए, और उसके लिए बहुत ज़रूरी होगा कि इनकी एंगेजमेंट हो। ये पॉलिटिकल एजेंडा की तरफ भी में भी अपनी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएं और दुनिया भी इनके साथ एंगेज करे, ताकि यहाँ पे किसी किस्म का ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस ना जन्म ले, और फिर जो साइकिल ऑफ वायलेंस है जो कि 40 साल से ज़्यादा अरसे से चल रहा है उसका भी खात्मा हो। तो हमारा ख्याल तो यही है कि दोनों साइड्स को, तालिबान की हुकूमत को भी यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी शो करनी होगी इन चीज़ों में, और ये उनका अपना एक खुद मुख्तार रियासत है, वो एक खुद मुख्तार हुकूमत है। अफगानिस्तान एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क है, तो उनके मामलात में इंटरफियर किए बगैर दुनिया
का उनके साथ एंगेज करना, उनके हमसाया ममालिक का उनके साथ एंगेज करना, खित्ते के ममालिक का उनके साथ एंगेज करना बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि एम्बेसडर आपने साहब, आपने 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 जैसे फरमाया, आपने कहा कि उनको भी, तालिबान को भी फ्लेक्सिबिलिटी शो करनी होगी। इससे सर आपकी क्या मुराद है, जरा एलैबोरेट कीजिएगा हमारे लिए कि क्या उनको अपने वादे वफा करने होंगे, क्या ये आपका रेफरेंस है इसमें? नहीं, देखिए मेरा मतलब है कि जब आप जो भी इस तमाम ममालिक हैं इस दुनिया में, वो एक इंटरनेशनल कम्युनिटी का, एक इंटरनेशनल फ्रेमवर्क का पार्ट हैं हम्म। और उनको इंटरनेशनल कम्युनिटी से एंगेज करना होता है। उन्होंने पीस प्रोसेस में मुस्तकिल एंगेज किया इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ। हम्म। और उस पीस प्रोसेस में एंगेजमेंट के ज़रिए उनका यूएस और तालिबान के दरमियान एग्रीमेंट भी हुआ। उस एग्रीमेंट के तहत यहाँ से फौजों का इनखला भी हुआ और यहाँ से बहुत बड़ी किसी वायलेंस के बगैर चेंज ऑफ गवर्नमेंट भी हमें देखने में आया। लेकिन अब चूंकि अगर हम इस फेज को अगर एक देरपा अमन और इस्तेहकाम की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, तो दुनिया की और अफगान हुकूमत की और अफगान अवाम की एंगेजमेंट बहुत ज़रूरी है। और अफगानिस्तान के साथ दुनिया के सियासी, इक्तसादी और दीगर तमाम कनेक्टिविटी के रवाबित का होना ज़रूरी है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक म्यूचुअल मुश्तरका एक अमल है जिसमें दोनों साइडों को कंस्ट्रक्टिवली एंगेज करके इन तमाम जो मामलात हैं इनके ऊपर कोई आगे की तरफ बढ़ने का रास्ता निकालना चाहिए। जनाब मंसूर अहमद खान, आप सर चूंकि बराह रास्त तमाम क़यादत से इन टच हैं, आप उनसे बात करते हैं, मिलते हैं, आपकी खासी एक्सटेंसिव और इंटेंसिव उनसे इंटरेक्शंस हैं, ये बताइएगा कि ये जो इंक्लूसिविटी की बात है, अभी तक आप कितना समझते हैं, एक आपके कैंडिड ओपिनियन में, कि ये उन्होंने कितनी इंश्योर की है खवातीन के हुकूक, इंक्लूसिवनेस, ये चीज़ें अभी तक कहाँ आपको लगता है इनकी स्टैंडिंग्स हैं? देखिए, मैं ये सबसे पहले तो ये बात कहने से पहले अगेन इस बात पे एम्फेसाइज करना चाहता हूँ कि अफगानिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है, एक खुद मुख्तार रियासत है, एक आज़ाद रियासत है। उन्होंने अपने फैसले खुद करने हैं। फेयर अब इनफ। जो इंक्लूसिविटी की जो बात होती रही वो अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में पीस प्रोसेस में भी इस लिहाज से होती रही कि अफगानिस्तान में मुख्तलिफ एथनिक कम्युनिटीज़ बसती हैं। हिस्टोरिकली मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ हैं। यहाँ पे पश्तून्स भी हैं, नॉन पश्तून्स भी हैं, पश्तून्स के अलावा ताजिक्स, उज़्बक्स और हज़ारास भी हैं और वो अफ़गानिस्तान के सियासी निज़ाम का हिस्सा रहे हैं। तो जो भी अफ़गानिस्तान के अंदर एक इंक्लूसिव निज़ाम की बात होती है उससे मुराद ये है कि तमाम एथनिक ग्रुप्स के तबक़ात या के नुमाइंदों को इसमें शामिल होना चाहिए। तालिबान भी इस बात को एक्नॉलेज करते हैं, तालिबान की लीडरशिप इस बात को एक्नॉलेज करती रही है, पीस प्रोसेस में भी अब भी करती है। और उन्होंने एक्चुअली वो उनका कहना ये है कि उन्होंने जो अपनी अबूरी इंतज़ामिया अनाउंस की है और उसकी एक्सपेंशन भी की है, उसमें मुख्तलिफ एथनिक ग्रुप्स से लोगों को लिया है, नुमाइंदों को लिया है। लेकिन चूंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी की ये एक डिमांड रही है कि जो इसमें दीगर सियासी पार्टियां जो अभी तक निज़ाम से बाहर है उनकी भी शमूलियत होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में इसमें मज़ीद डायलॉग की गुंजाइश है और दोनों साइडें अगर इसमें एक मरबूत और मुनज़्ज़म डायलॉग करती रहे, जारी रखें, तो उससे अफगानिस्तान की एक इंटरनेशनल एंगेजमेंट की भी राह हमवार होगी और अफगानिस्तान के जो इस वक्त मसाइल हो रहे हैं अफगानिस्तान के लिए पैदा, अफगानिस्तान की रियासत के लिए, उनको भी हल करने में मदद मिलेगी। खवातीन के हवाले से भी सर इसी तसलसल में बताइएगा कि उनकी इंक्लूसिविटी और हुकूक के हवाले से क्या इस वक्त आप समझते हैं स्टैंडिंग है? देखिए, ये तो दुनिया में ये एक मुसल्लमा असूल है कि ख़वातीन का हर शोबे में शामिल होना, उनकी पार्टिसिपेशन दुनिया के निज़ाम हुकूमत में तमाम इदारों में उनकी पार्टिसिपेशन, उनके लिए यकसा मौक़े होना एजुकेशन के और दीगर फील्ड में, वो बहुत एक ज़रूरी अमल है आजकल दुनिया में नेशंस की तरक्की और उनके आगे बढ़ने में। तालिबान ने भी अपनी जो अनाउंसमेंट्स हैं उसमें ये बात तो कही है कि वो ख़वातीन को हुकूक देंगे और वो ख़वातीन के हुकूक उनके कल्चर, उनके मजहबी निज़ाम के मुताबिक होंगे। अब चूंकि दोनों दुनिया के कुछ ममालिक, वेस्टर्न ममालिक और अफगानिस्तान के पर्सपेक्टिव में इस मामले में थोड़ा सा डिफरेंस पाया जाता है कि किस तरह ये हकूक दिए जाएंगे, किस किस्म की पार्टिसिपेशन होगी। इस पे चूंकि अभी अफगानिस्तान की रियासत ने भी ये कहा है कि हम
वो निज़ाम अभी वो इवॉल्व कर रहे हैं, बना रहे हैं, जिसके तहत उनकी आला इदारों में तालीम, उनकी दफ्तरों में काम करने की कवायद और ज़वाबित वो तरतीब पा रहे हैं अफ़गानिस्तान के अपने कल्चर और दीनी रवायात के मुताबिक। तो मेरा ख्याल है कि अभी हमें इस पे थोड़ा सा और इंतज़ार करना होगा। जनरली मैं यहाँ पे जो देख रहा हूँ इस वक्त, जनरली ये नज़र आता है कि यहाँ पे लोगों को आज़ादी है, बाज़ारों में भी लोग और दफ्तरों में भी ख़वातीन नज़र आती हैं और वो मुख्तलिफ तरीके से ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में अपने किरदार अदा कर रही हैं। लेकिन इस पे चूँकि इस मामले पर एक बहुत फोकस रहा है, एम्फेसिस रहा है वेस्टर्न ममालिक का भी और दीगर दुनिया के अफगानिस्तान के दोस्त ममालिक का भी, तो मेरा ख्याल है इसमें भी अभी जब आगे अब तालिबान के साथ दुनिया के रवाबित होंगे, डायलॉग ये चलेगा, एंगेजमेंट चलेगी, तो ये मामला डिस्कस होता रहेगा मजीद। आई सी। तो आपका ये असेसमेंट है कि अभी भी शमूलियत है, पार्टिसिपेशन है, लेकिन ये कि इसमें डेफिनेटली ये कि बेहतरी की गुंजाइश है और उसमें भी बैनुल-अक़वामी दुनिया को उनका साथ देना चाहिए। और उनका कहना भी यही है कि वो ख़वातीन की पार्टिसिपेशन के हक में है। ठीक है एम्बेसडर साहब, ये पाकिस्तान स्पेसिफिक आ जाते हैं। ये टीटीपी के सर्टेन फैक्शन से जो बातचीत है, वजीर आजम इमरान खान ने खुलकर ये बताया कि वो उस मामले में अफगान तालिबान मदद कर रहे हैं, वो तमाम टॉक्स हो भी अफगानिस्तान में रही हैं। क्या पेशरफ्त है सर? और पाकिस्तान ने जो टीटीपी के खिलाफ एक एक्शन भी डिमांड किया था इससे पहले, उस हवाले से क्या पेशरफ्त है और किस स्ट्रैटेजी के तहत इस थ्रेट को निपटा जाएगा? क्योंकि पाकिस्तान स्पेसिफिक तो अगर बात करें तो इन धमाकों में एटलीस्ट फ्रॉम द टीटीपी इजाफा नजर आया है। देखिए, गुज़िश्ता 20 सालों में जो यहाँ पे जिस किस्म के हालात रहे, उसमें मुख्तलिफ आपने देखा कि यहाँ पर दहशतगर्द तंजीमों ने अपनी जगह बनाई, उसमें आईसिस, दाइश, अल-कायदा, टीटीपी और इसके अलावा ईटीआईएम या सेंट्रल एशिया से मुतालिक तंजीमें भी उन्होंने यहाँ पे अपने अड्डे बनाए, अपनी जगह बनाई और उनको सपोर्ट भी किया गया मुख्तलिफ जरियों के से। उन्होंने पाकिस्तान में टीटीपी ने गुज़िश्ता कई बरसों में कई बड़े टेररिस्ट अटैक्स भी किए और इसलिए पाकिस्तान मुस्तकिल तौर पर गुज़िश्ता हुकूमत से भी और अफगान तालिबान से भी जो हमारी एंगेजमेंट रही पीस प्रोसेस में, इंटरनेशनल कम्युनिटी की मौजूदगी में हमारी ये डिमांड रही उनसे कि टीटीपी और इस किस्म की तमाम दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए और अफगानिस्तान की सॉइल किसी भी मुल्क के खिलाफ नहीं इस्तेमाल होनी चाहिए। अफगान तालिबान की क़यादत भी ये अश्योरेंस देती रही है और अभी भी दे रही है कि अफगानिस्तान की सरजमीन किसी भी तरह से पाकिस्तान के खिलाफ या किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। अब जहाँ तक टीटीपी के साथ या टीटीपी के कुछ धड़ों के साथ डायलॉग का ताल्लुक है, उनकी मेन स्ट्रीम निज़ाम में शमूलियत का ताल्लुक है, उनके लिए आम माफ़ी का ताल्लुक है, ये प्रोसेस तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और उन धड़ों के दरमियान ही हो सकता है और इस पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे ही किसी किस्म की पॉलिसी वज़ा कर सकते हैं। और ये जब भी होगा, ये मेरा ख्याल है कि आवाम के सामने आ जाएगा जिस तरह से भी होता है। लेकिन जहां तक गोया ये एम्बेसडर साहब के जो ये कह रहे हैं कि ये जो बातचीत है वो राह हमवार करने में अफगान तालिबान एक खासा कलीदी रोल अदा कर रहे हैं एज पर द प्राइम मिनिस्टर, और ये तमाम टॉक्स वहां हो रही हैं, तो इस सेंस में क्या कोई पेशरफ्त हम एक्सपेक्ट करें कि वो जो भी फैक्शन है जिससे बातचीत हो रही है उनको हम एटलीस्ट न्यूट्रलाइज कर पाएंगे? अफगान तालिबान हकीकतन साथ देंगे इस मामले पर पाकिस्तान का? देखिए, जो चूंकि गुज़िश्ता 20 सालों से यहाँ पे जो गुज़िश्ता अफगान हुकूमत थी उसका अफगानिस्तान के तमाम इलाकों पर कंट्रोल मुकम्मल तौर पर नहीं था। तालिबान जब से आए हैं, तालिबान ने अफगानिस्तान के 34 के 34 सूबों पर मुकम्मल कंट्रोल अपना इस्टेब्लिश कर लिया है। इसलिए हुकूमत पाकिस्तान ने भी अपने मुख्तलिफ राब्तों के ज़रिए और जिस तरह हम अफगान तालिबान की क़यादत से एंगेज रहे, हमारे उनसे यही मुतालबा रहा है कि अफगानिस्तान की सरजमीन किसी भी तरह से टीटीपी या इसके से मुल्का जो तंजीमें हैं उनको इस्तेमाल ना करने की इजाज़त दी जाए और उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। और इस सिलसिले में चूँकि अफगान तालिबान अब यहाँ की हुकूमत हैं,
अफ़गान तालिबान एक सिर्फ इंसर्जेंट ग्रुप नहीं है, बल्कि वो यहाँ अफ़गानिस्तान की हुकूमत हैं। इसलिए हमारी उम्मीद और हमारा मुतालबा उनसे यही रहा है कि यहाँ पे जो भी अफ़गान तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तंजीमें या उनसे मुल्हिका अफराद या जो पाकिस्तान के खिलाफ एक्टिविटीज़ में ग्रुप्स शामिल रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। सर आ जाते हैं, क्योंकि आज भी धमाका हुआ है वहां हमने देखा है, और कैजुअल्टीज भी हैं, अमवात भी हैं उसमें। ये बताइएगा, ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब की जो वालदा हैं, उनकी गालिबन फातिहा ख्वानी के मौके पर ये चीज़ हुई। क्या इस जी। वक्त जो पीस की या लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है वो क्या है इस वक्त? और हकीकतन जैसे आईएसआईएस की प्रेजेंस हमने काबुल एयरपोर्ट अटैक और ये तमाम मामलात में देखी, इस किस्म के जो जो दहशतगर्दाना तंजीमें हैं, उनको किस हद तक न्यूट्रलाइज कर पाए हैं? देखिए, टेररिज्म जो है ये अफ़गानिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और हमने देखा कि जब ये चेंज भी हुई 15 अगस्त की, उसके बाद इवैक्यूएशन के दौरान, जैसा कि आपने भी बताया कि एक बहुत बड़ा टेररिस्ट इंसिडेंट दाइश ने एयरपोर्ट पे किया, जिसमें 170 से ज़ायद लोग शहीद हुए, जिसमें अमरीकी फ़ौजी भी शामिल थे। जी। तो उसके बाद से भी अगर आप देखें, गुज़िश्ता 3-4 हफ्ते के दौरान तवातुर से मुख्तलिफ जगहों पर छोटे बड़े इंसिडेंट्स होते जा रहे हैं। और आज भी एक जहाँ पे ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब की वालदा के लिए दुआ फातिहा खानी की जा रही थी, उस मस्जिद के करीब ही एक दहशतगर्द वाक़या हुआ, टेररिस्ट अटैक हुआ, जिसमें कुछ लोगों की शहादत की और कुछ लोगों के ज़ख्मी होने की इत्तला भी है। तो मेरे ख्याल में देरपा अमन कायम करने में सबसे बड़ा चैलेंज जो इस हुकूमत को, तालिबान की हुकूमत को भी दरपेश होगा, वो यही होगा कि किस तरह से इन दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ एक्शन लिया जाए, जिसमें दाइश सरे फहरिस्त है, जिसमें अलकायदा के कुछ एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, जिसमें ये टीटीपी, ईटीआईएम और इस्लामिक उज़्बेकिस्तान मूवमेंट जैसी तंजीमें भी शामिल हैं। और अफगानिस्तान के तमाम हमसाया ममालिक, पाकिस्तान के अलावा चीन, ईरान और सेंट्रल एशियन ममालिक भी अफगानिस्तान से इस बात पर जोर देते रहे हैं कि इन तंजीमों के खिलाफ एक्शन लेना ज़रूरी है। तो मेरे ख्याल में अफगानिस्तान की जो इस मौजूदा हुकूमत की इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ एंगेजमेंट में भी एक अहम नुकता होगा कि किस तरह अफगानिस्तान की हुकूमत एक इंटरनेशनल काउंटर टेररिज्म फ्रेमवर्क का पार्ट हो, ताकि एक मुनज़्ज़म और मरबूत एक्शन लिया जा सके इन दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ। अच्छा, इसी के तसलसल में जनाब मंसूर खान साहब के टीटीपी का एक सर्टेन, आपको पता है, एक मखसूस स्कूल ऑफ थॉट ये भी सवाल करते हैं कि जैसे टीटीपी के जो उनके किए हुए अटैक्स हैं, उनमें क्योंकि इजाफा हमने पाकिस्तान की तरफ देखा, तो ये बात करते हैं कि चूंकि बाय एंड लार्ज इस किस्म के एलिमेंट्स भारत से या रॉ से तकवीत पाते थे, तो इनकी अगर एग्जिस्टेंस मजीद, हम कहते हैं कि एक तरह से री एम्फेसाइज हो गई है, और पाकिस्तान में वो और मजीद अपने आप को शो अप कर रहे हैं, तो क्या ऐसे फ्रिंज एलिमेंट्स भारतीय जो साजिश के हैं वो अभी भी वहां एग्जिस्ट करते हैं, सच एज रॉ? जी देखिए, इसमें यह समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का 2600 किलोमीटर तवील बॉर्डर है, और जिस तरह के मैंने अभी कहा कि गुज़िश्ता 20 सालों में इन ग्रुप्स को यहाँ पर एक मुनज़्ज़म तरीके से एक जगह दी गई, इनको पनपने का मौका दिया गया। अब चूंकि तालिबान की हुकूमत आए हुए तो सिर्फ अभी 1 महीना या इससे कुछ ज़ायद ही हुआ है, तो जिस किस्म के हमें सिक्योरिटी के इदारे, जो इनके साथ सिक्योरिटी के रवाबित कायम करने होंगे, जब ये अपनी सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस को फ़आल कर लेंगे, उसके बाद हमारे एक ऐसे फ्रेमवर्क मौजूद हैं, बायलैटरल फ्रेमवर्क, जिसमें एपेप्स है, अफगानिस्तान पाकिस्तान एक्शन प्लान फॉर पीस एंड सॉलिडेरिटी, या क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को रोकने के लिए जो इदारे मौजूद हैं, जो हमारी फ़ौज का और अफगानिस्तान की फ़ौज के जो रवाबित होंगे उनके ज़रिए, या हमारे जो इंटेलिजेंस इंस्टीट्यूशंस के रवाबित होंगे उनके ज़रिए, जो ये बकाया एलिमेंट्स जो रह गए हैं, इनका भी कला कमा करने की कोशिश की जाएगी, और इनको ख़त्म करना, इनके खिलाफ एक्शन लेना बहुत ज़रूरी होगा। और इसमें मेरा ख्याल है ये टेररिज्म के खिलाफ फाइट, काउंटर टेररिज्म एक मुश्तरका मकसद है दुनिया का, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों को भी इसमें एक कोऑपरेटिव फ्रेमवर्क इवॉल्व करना होगा, कोऑपरेटिव फ्रेमवर्क में आना होगा, ताकि
ये जो तंजीमें हैं ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अवाम के खिलाफ एक्शंस भी ना ले सके और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात को भी ना मुतासिर कर सके। फेयर इनफ। एम्बेसडर साहब, पाकिस्तान आने के जो अफराद वहाँ ख्वाहा हैं उनके हवाले से बताइएगा कि एम्बेसी ने किस तरह से उनको केटर किया है। फिर ह्यूमैनिटेरियन सतह पर चूंकि पाकिस्तान बहुत पेश है अफगानिस्तान की मदद करने के लिए, इसका बताइएगा कि क्या रिसेप्शन है और अभी फिलहाल पाकिस्तान ने मजीद और इसमें क्या चीजें हैं जो कि प्रोवाइड की है वहाँ उस एंड पे। जी, आपने जो बातें कही इसमें मैं पहले ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की बात करूंगा कि क्योंकि ये एक बहुत अहम मसला अब अफगानिस्तान की मौजूदा रियासत के लिए, मौजूदा हुकूमत के लिए पैदा हो रहा है। यहाँ पे चूंकि अमेरिका ने इनके डॉलर अकाउंट फ्रीज किए हुए हैं, $10 बिलियन फ्रीज किए हुए हैं, इसकी वजह से यहाँ से कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शंस नहीं हो सकती। तो अफगानिस्तान को के अंदर जो मनी की तरसील है, जो पैसे की तरसील है, उसमें बहुत रुकावटें हो रही हैं और इस वजह से चीज़ों की शॉर्टेज का खदशा है। इसीलिए पाकिस्तान और दीगर दोस्त ममालिक जो हैं यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। पाकिस्तान ने कई C-130 फ्लाइट्स भी भेजी और अब बॉर्डर के जरिए आज भी एक 13 ट्रक्स की कंसाइनमेंट जो है वो तोरखम के जरिए आई है, कल भी आई थी। तो हम मुस्तकिल तौर पर फूड आइटम्स की और मेडिसिन आइटम्स की कंसाइनमेंट्स यहाँ पे भेज रहे हैं। दीगर दोस्त ममालिक हैं वो भी यहाँ पे मुस्तकिल तौर पर भेज रहे हैं और इसलिए मेरा ख्याल है कि इंटरनेशनल एंगेजमेंट जो अफगानिस्तान के साथ होती है दुनिया की, उसमें बहुत ज़रूरी होगा कि दुनिया के ममालिक अमेरिका पर जोर दें, वेस्टर्न ममालिक पर जोर दें कि यहाँ से जो इकोनॉमिक फ्रीज है, जो इनका अमाउंट फ्रीज है, उसको रिलीज किया जाए ताकि अफगानिस्तान के जो 3.5 से 4 करोड़ अवाम हैं उनको ना इस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़े। दूसरी बात जो आपने कही, यहाँ से इवैक्यूएशन फेज के दौरान 15 अगस्त के बाद बहुत से लोगों को हमने फैसिलिटेट किया, जिसमें अफगान भी थे और फॉरेनर्स भी थे जो पाकिस्तान के ज़रिए दुनिया में अपने अपने ममालिक में वापस गए, या कुछ अफगान जो हैं वो टेम्परेरीली रीलोकेट हुए पाकिस्तान में मुख्तलिफ इदारों की जानिब से। ये अमल अब भी जारी है लेकिन अब इसमें ज़रा कमी आ गई है और अब एक पाकिस्तान में इंटीरियर मिनिस्ट्री, फॉरेन मिनिस्ट्री और दीगर इदारों ने, इंटेलिजेंस के इदारों ने मिलकर एक फ्रेमवर्क तरतीब किया है। क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट है जो इस किस्म के मामलात पे इजाज़त देता है कि कितने लोग आएंगे और वो फिर PIA की फ़्लाइट्स या तोरखम के ज़रिए दाखिल होते हैं पाकिस्तान में, और इस अमल को मॉनिटर किया जा रहा है ताकि सिक्योरिटी के खदशात भी ना पैदा हों। बिल्कुल, यस। बहुत शुक्रिया आपका एम्बेसडर मंसूर अहमद खान। नाजरीन हमारे साथ इस सेगमेंट में थे और उन्होंने एट लेंथ हमें बताया कि पाकिस्तान अफगानिस्तान कोऑपरेशन, एक तो इस हवाले से भी और दीगर फैसेट्स पर भी बात, क्योंकि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो रोल है और इस वक्त जो वहाँ हालात हैं, तालिबान हुकूमत अपने ऊपर जो वो फेस करते हुए चैलेंजेस हैं, दुनिया की जो नज़रें उनकी तरफ हैं, उनको किस तरह से डील कर पाएंगे और आगे उनके लिए क्या मराहल है, इस हवाले से बात हुई। अगले सेगमेंट में हमारा साथ दीजिएगा। एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, फिर वापस आते हैं स्टे विद अस। ढूंढे उकाबी निगाहें मंजिल का निशान, मुस्तकबिल पे हो नजर, इल्म का जहान, इरादे हो पुरजोश, वलवले जवान, भरो ऊंची उड़ान। मिनहाज यूनिवर्सिटी, डिस्कवर योर विंग्स, एडमिशंस ओपन। कल और आज वही मोतबर अंदाज, मगर जदीद तकाजों के साथ नए चैलेंजेस। अमन हो या नामसाइद हालात, हम रखेंगे आपको बाखबर, लम्हा ब लम्हा कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ। शामिल होंगी बुलेटिन्स में इकोनॉमिक अपडेट्स और खेल के सनसनीखेज मुकाबलों की रिपोर्ट्स, काबीना के अहम फैसले, पार्लियामेंट की कार्रवाई और आपके हलकों के अवामी नुमाइंदों से जुड़ी सरगर्मियों का अहवाल। आप रहेंगे आगाह,
तालीम और सेहत से मुतालिक जदीद रिसर्च और खबरों से। हम करेंगे जराइम के पीछे छुपे चेहरों को भी बेनकाब। पीटीवी का मिशन सच जिम्मेदारी के साथ। जिंदगी की आग का अंजाम खाकिस्तर नहीं, टूटना जिसका मुकद्दर हो ये वो गौहर नहीं। वेलकम बैक नाजरीन। वहीं से रिज्यूम करते हुए अगले सेगमेंट की तरफ फौरी रुख करते हैं। नैब चेयरमैन के हवाले से चूंकि अब उनकी रिटायरमेंट को बस कुछ ही रोज बचे हैं, तो लिहाजा जो हुकूमती अब जो इसमें आरा है वो सामने आई है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इस हवाले से एक आला सतही इजलास जो है उसकी सदारत की और उसमें उन्होंने ये इंस्ट्रक्शन दी है कि इसके लिए नाम बाकायदा तौर पर नए चेयरमैन को तैनात करने के लिए उनके नाम जो हैं वो जॉट डाउन किए जाएं। याद रहे नाजरीन के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और ओवरऑल गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि डायरेक्टली अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब से मुशावरत इस मामले पर नहीं की जाएगी, चूंकि उनके खुद के ऊपर जो केसेस हैं वो मौजूद हैं। हैविंग सेड दैट, काफ़ी चीज़ें इस वक्त ज़ेर गौर हैं और इत्तलात के मुताबिक जो नैब के हवाले से जो चीज़ें ज़ेर गौर हैं वो आपके सामने मैं अर्ज करती चलूँगी, लेकिन थोड़ा सा एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी आपके सामने रखना चाहेंगे कि ये इदारा कब क़याम में आया और फिर उसके बाद कैसे ये चीज़ें आगे लेके गए। 1997 में नाज़रीन नवाज शरीफ साहब के दौर में पहली मरतबा एहतसाब के लिए इदारा जो है कायम किया गया, जिस कमीशन के एहतसाब कमीशन जो उस वक्त हुआ करता था, इसके चेयरमैन जनाब सैफुर रहमान थे जिनको तैनात किया गया। पाकिस्तान में कौमी एहतसाब जो ब्यूरो है यानी कि नैब, इसका क़याम बाकायदा तौर पर 16 नवंबर 1999 में हुआ। एहतसाब के लिए ये जो इदारा है मुख्तलिफ अदवार में इसके ऊपर तनाज़ात रहे हैं और मुतनाज़ रहा, क्योंकि जानिबदारी के अमूमन इल्ज़ामात लगते रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो भी इस हवाले से काबिल गौर हैं। और इस वक्त नाजरीन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल जो कि चेयरमैन हैं नैब के 2017 से तैनात हैं और इनकी तैनाती फॉर्मर वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और तब के जो अपोजिशन लीडर थे जनाब खुर्शीद शाह, इन्होंने मिलकर की थी। तो नाजरीन अब जो कुछ तजावीज़ हैं जो कि ज़ेर गौर आ रही हैं वो भी काबिल ज़िक्र हैं इस वक्त के। एक तो ये कि जो अरेस्ट के एक स्वाबदीद है या स्वाबदीदी इख्तियार है नैब के चेयरमैन के पास, वो जो है ये इरादा किया जा रहा है कि उसकी पावर्स कर्टेल कर ली जाएं और जो अरेस्ट है अगर नॉन कंप्लायंस की सूरत में जो कि नैब कर सकता था वो एक उनसे जो है वो इख्तियार वापस हो। दूसरी चीज़ें जो इत्तलात हैं वो ये हैं कि जो कारोबारी अफराद को और जो ब्यूरोक्रेसी को शिकायत थी उनका भी अजाला इस मरतबा किया जाएगा, क्योंकि हुकूमती रैंक्स अपोजिशन तो हमें पता है कि वो अक्सर व बेशतर कह चुके हैं और इसके ऊपर उनके बेपनाह शिकायत हैं कि नैब के ऊपर वो सियासी इंजीनियरिंग की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस भी सामने हैं। ये अपोजिशन का इसके ऊपर एक पर्सपेक्टिव है या उनकी राय है, लेकिन गवर्नमेंट के एंड से भी हमने ये बात सुनी है और जनाब शौकत तरीन भी इस पे ऑन रिकॉर्ड हैं
हैं कि उन्होंने कहा है कि ब्यूरोक्रेसी के जो रास्ते में रुकावटें हैं वो भी नहीं आनी चाहिए एहतसाब की वजह से। तो कारोबारी अफराद और ब्यूरोक्रेसी के हवाले से भी कुछ तब्दीलियां इस वक्त हैं जो कि इख्तियारात के हवाले से ज़ेर गौर हैं। अब ये तमाम मामलात कैसे अनफोल्ड होंगे, इस पूरे मुद्दे को आज हम सेकंड सेगमेंट के तहत उठाने जा रहे हैं। मुझे इसमें ज्वाइन किया है सेनेटर शहादत ऐवान साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। हमें बजरिया स्काइप कराची स्टूडियोज ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब, स्टॉलवर्ट हैं आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वेलकम ऑन बोर्ड। और हमारे साथ नाजरीन जनाब आफ्ताब जहांगीर साहब होंगे, पार्लिमानी सेक्रेटरी और मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। नौशीन इफ्तिखार साहिबा भी हमारा साथ देंगी, इसमें मेंबर कौमी असम्बली PMLN से। लेकिन सेनेटर साहब, आपसे अगर बात का आगाज़ करूँ, फरमाइएगा कैसे ये चीज़ें आप देखते हैं कि आगे चलें, और जो एहतसाब के हवाले से जो एक पूरा एक जो फ्रेमवर्क है, आइडियली स्पीकिंग एहतसाब भी हो, उसमें सियासी जो इंजीनियरिंग का जो इल्ज़ाम लगाया जाता था वो भी ना हो, ये तमाम चीज़ें कैसे इंश्योर करने वाली हैं? मुन्ना आलम, ये तो बात एक हकीकत है। 1997 से ले लें, 1999 में देख लें, ये रोज़े अव्वल से ये बात सामने है कि ये एहतसाब हो, अकाउंटेबिलिटी हो, ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए ही इनेक्टमेंट की गई है। जबकि पाकिस्तान में देखें 1947 से जो है एंटी करप्शन एक्ट जो है वो पाकिस्तान में लागू है, सूबों में लागू है, फेडरल कोर्ट्स जो हैं वो हर जगह पे काम कर रही हैं। आम हमारे पास ताज़ीरात पाकिस्तान जो है उसमें बाकायदा ये कवानीन हैं, लेकिन पैरेलल एक कानून बनाने का सिर्फ़ और सिर्फ कतई तौर पे मकसद था कि सियासी हरीफ जो हैं उनको उन पर किसी किस्म का दबाव हो सकते। और ये मुल्क और कौम जानती है कि सैफ उर रहमान साहब ने किस तरीके से पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की, और बाद में हमारी जो अदालत उज़्मा है उसके गाए बगाए जिस तरीके से ऑब्जर्वेशन आती रही कि इसको आप पॉलिटिकल टूल के तौर पे अकाउंटेबिलिटी का जो एक्ट है, ऑर्डिनेंस है, इसको आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे मुल्क में मुतवाज़ी कवानीन रखना जो है शक व शुबहात यकीनन पैदा करते हैं। और जहाँ तक ये ऑर्डिनेंस है, मैं समझता हूँ ये तो सिर्फ़ और सिर्फ जो है सियासी लोग जो हैं उन पर दबाव डालने के लिए, मुखालफीन जो हैं उनको ज़ेरबार करने के लिए है। लेकिन अब इसका इस वक्त खौफ व हरास इतना हो चुका है कि गवर्नमेंट ये समझ रही है कि इस वक्त कोई ब्यूरोक्रेट जो है वो काम करने के लिए तैयार नहीं है, कोई हमारे मुल्क में कारोबार करने के लिए कोई तैयार नहीं है। जहाँ तक पॉलिटिशियंस की बात है तो पॉलिटिशियन तो ये समझते हैं कि नाकर्दा गुनाहों को उनको भुगतना है, जो भी अपोजिशन में होगा तो वो तो जो है आए दिन उसको कॉल-अप नोटिस के अलावा उनको कुछ भी नहीं है, ताकि वो अदलिया के सामने ही जो है वो अंगेज रहें और गवर्नमेंट को किसी किस्म का वो जो है ये समझने रुकावट ना बन सकें। अब सूरत हाल मौजूदा जो मुन्ना आपने जो इसकी हिस्ट्री दी है, उसके बाद फ़िलहाल जो पोजीशन जो सूरत हाल बनती है वो ये है कि लास्ट टाइम जब खाकान अब्बासी साहब के दौर में जब इनकी अपॉइंटमेंट जावेद इकबाल साहब की हुई थी तो उस वक्त खुर्शीद शाह साहब ने आपने बजा तौर पे कहा कि अपोजिशन से कंसल्टेशन के बाद इनकी अपॉइंटमेंट हुई। 4 साल 8 अक्टूबर को जावेद इकबाल साहब पूरे कर रहे हैं। अब हुकूमत जो है इसने, मैं ये समझता हूँ इस वजह से इस मसले को पहले नहीं छेड़ा क्योंकि इनके खिलाफ, मौजूदा गवर्नमेंट के खिलाफ मुख्तलिफ किस्म के करप्शन के इल्ज़ामात और करप्शन की रवायात सामने हैं कि ये ना हो कि जाते जाते हुए नैब जिसने 4 साल खामोशी इख्तियार की है कि वो जाते जाते हुए इनके रिंग रोड जैसे मसले, शुगर जैसे मसले, अद्वियात जैसे मसले, बहुत से मसाइल जो हैं उनके ऊपर भी जो है वो लेकर रूटीन लेकर न चले पड़े, जिसको आगे। शहादत साहब इजाजत दीजिएगा, मैं ये समझता हूं, मेरा ख्याल नहीं, एक हकीकत है। मैं लौटती हूँ, आप मुकम्मल कीजिएगा। आपके इनिशियल रिमार्क्स मेरे पास आ गए हैं। नौशीन साहिबा से बात कर ले, मैं आपकी तरफ फिर आती हूँ। नौशीन साहिबा, वेलकम ऑन बोर्ड, शुक्रिया आपकी मौजूदगी के लिए। ये बताइएगा कि अब ये किस तरह से मामला आगे बढ़े, चूंकि एहतसाब के हवाले से जो एक पूरा एक रेपुटेशन है नैब का, या पहले बैक इन द डे एहतसाब कमीशन जो ये 97 में हुआ करता था सैफ उर रहमान साहब के तहत, तो बताइएगा ये तो एक रेपुटेशन शुरू से है जो कि टेंटेड है और वो चीज़ यकीनन सही होनी चाहिए। तो और आपके भी जो नाक़िद थे वो इस हवाले से कहते थे कि जी वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता रहा है ये इदारा। तो योर टेक ऑन दिस। अब इसमें खासी सारी तरमीम है जो कि ज़ेरे गौर हैं, आप कैसे समझती हैं? जैसे अरेस्ट के जो प्रीएम्प्टिव अरेस्ट है उसके इख्तियारात कम कर दिए जाएंगे,
ये दिस इज एज पर रिपोर्ट्स, तो ये आप कैसे देखती हैं इस तरह के फैसलों को या तरमीम को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोना, थैंक यू वेरी मच। वालेकुम अस्सलाम, अच्छा प्लेजर मोना, हैविंग यू। मैं भी जैसे बाकी सब हमारी जो लोग अभी आकर टीवी पे सब बात कर रहे हैं इन इदारों की सरबराह जो आप एक अपॉइंट करना चाह रहे हैं, मेरा भी इसमें यही अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर आप अच्छे लोग मैरिट पे लोग इन इदारों के सरबराह बनाएंगे तो हमारा मुल्क तभी तरक्की की तरफ गामजन होगा। अगर आप ऐसे लोग लाते हैं कि जिनकी अपनी सेल्फ क्रेडिबिलिटी पर आप क्वेश्चन करें और फिर वो इदारे आप ऑपोजिशन के खिलाफ आप उनको इस्तेमाल करें, उनका एक नेगेटिव रोल जो है वो लोगों को दिखाएं, तो ये एक क्वेश्चन हमारे मुल्क पे है, हमारे कानून पे भी है, हमारे आइन पे भी। तो इनको जो भी शख्स आगे आए किसी इदारे का, तो वो इस तरह को हो जिसके ऊपर सबकी जो है राय हो, सबकी मुशावरत से वो आगे आए ताकि किसी को कोई इख्तलाफ ना हो। जब हुकूमत ही आज इन इदारों को अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल करे, अगर वो हुकूमत वक्त हैं, तो कल को जब वो हुकूमत में नहीं रहते तो फिर ये चीजें जब उनकी सामने आएंगी तो हम इदारों को जो है करते हैं पिन पॉइंट या उन पे ब्लेम करते हैं कि इदारे गलत हैं। तो आई थिंक दिस इज टाइम फॉर रीसेट द स्टैंडर्ड। हमें इख्तिलाफ का अगर मौका मिल रहा है तो हमें मिलकर इसको जो है इम्प्रूवमेंट की तरफ जाना चाहिए, बल्कि ब्लेम करने से और एक दूसरे की टांग खींचने से बेहतर है कि हम जो है अच्छे लोग जो है लेकर आए और उनको हेड में। नौशीन साहिबा, ये फरमाइएगा, शहबाज साहब से ऑपोजिशन लीडर से बराह रास्त मुशावरत नहीं की जाएगी, ये इस मरतबा तय किया गया है और उसकी वजह ये है कि चूंकि उनके खुद के हवाले से केसेस हैं, लेकिन ये कि अदर देन दैट जो पार्लियामेंट है या जो ऑपोजिशन है उसको आप क्या समझती हैं कि कितना ऑन बोर्ड इन फैसलों में सोफा रखा गया है? नहीं जी, हमें PMLN की मुशावरत किसी चीज में भी नहीं ली जाती। हमारे जो हैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, उनको किसी चीज में ये मुशावरत के लिए नहीं कॉल करते हैं। पार्लिमानी कमेटी के हेड भी लेने हैं आप, अपनी मर्जी से ये बंदे लाते हैं, अपनी मर्जी से बंदा उठाते हैं, इवन वोटिंग के बाद भी उसको जो है ये बिल्कुल कंसिडर नहीं करते। तो मैं इस चीज से बिल्कुल जो है वो इख्तलाफ भी करती हूँ और मैं ये चीज पे हूँ कि इनको राय लेनी चाहिए हुकूमत वक्त को मुशावरत से बंदे लगाने से। लेकिन शहबाज साहब के ऊपर जो केसेस हैं बराह रास्त, नौशीन साहिबा, उस पर आपका क्या कमेंट है? चूंकि इसी वजह से इस दफा उनसे डायरेक्ट जो मुशावरत है वो नहीं हो रही, जो कि वैसे आपको पता है रिवायती तौर पे हमेशा होती थी इससे पहले विद द ऑपोजिशन लीडर। देखिए, आप शहबाज साहब का एक फैसला आया, उनको माशाल्लाह हर इल्जाम से बरी कर दिया गया, तो ये एक उनकी अचीवमेंट है। उनकी क्रेडिबिलिटी जो एक क्वेश्चन में थी दैट इज क्लियर नाउ, वेरी मच क्लियर नाउ। तो यही बात है कि अगर आज आप इदारों को ऑपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं तो जब आपका वक्त आएगा तो तभी क्या यही प्रैक्टिस कंटिन्यू रहेगी? तो मेरी भी ये रिक्वेस्ट है कि इदारों को उनका काम इंडिपेंडेंटली करने दें ताकि वो मजबूत हों, पाकिस्तान मजबूत। फेयर इनफ इन प्रिंसिपल। बहुत शुक्रिया आपका नौशीन साहिबा, आपका भी हमें कमेंट दिस वाज वेरी मच रिक्वायर्ड फ्रॉम आवर एंड, ताकि एक हम कलेक्टिव बात करें। शहादत साहब, मैं लौट रही हूँ आपकी तरफ, ये बताइएगा कि ये एक कलेक्टिव डिसीजन तो ऐसा ही होना चाहिए, ऑपोजिशन लीडर की राय इस दफा नहीं पूछी जा रही बिकॉज ऑफ डायरेक्ट केसेस अपॉन हिम, इसके बारे में जरा कमेंट कीजिएगा कि क्या आपका ख्याल है? और अभी नौशीन साहिबा ने कहा कि वो चूंकि लंदन से वो जो फैसला था उसकी तरफ उन्होंने रेफर किया, जो उनके साहबजादे के जो आपने कहा ये रवायत है, रवायत नहीं है, ये मुना आलम, ये कानूनी जरूरत और मजबूरी है। देखें, इनेक्टमेंट के अंदर लिखा हुआ है कि ये जो है लीडर ऑफ अपोजिशन की मशावरत से चेयरमैन नैब की अपॉइंटमेंट की जाएगी। बाकी बात की आपने अमेंडमेंट की, तो ये अमेंडमेंट ऐसे हैं जैसे आप जो है ना अपना PMDA के लिए, मीडिया के लिए एक ऑर्डिनेंस कहा जी अमेंडमेंट्स आ रही हैं, अभी तक वो अमेंडमेंट्स जो हैं वो कहीं पे मैं नहीं समझता हूँ कि कहीं सामने आई हों। अगर कहते हैं जी अरेस्ट के इख्तियारात जो हैं कर्टेल किए जाएंगे, ये किया जाएंगे ताकि पब्लिक को जो है ना वो अंगेज रखा जाए, मैं ये समझता हूँ कि पहली बात तो ये इस हुकूमत में आप ये समझें कि आफ्ताब जहांगीर साहब जो है मेरे भाई ये कहेंगे कि शहादत जो है हमेशा जो है हक सच की बात करता है, यकीनन मैं कहता हूँ ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनी हुई है। भाई आपने 4 दिन पहले जो है आपकी पार्लियामेंट जो है सेशन में थी,
आपने अब जो है उसके बाद जो है उसको लंबे अरसे के लिए आपने उसको मुलतवी कर दिया है ताकि ये ऑर्डिनेंस ला सकें, अपनी मर्जी का चेयरमैन ला सकें। तो मैं ये कहता हूँ कि तारीख़ में, हिस्ट्री में ये बातें जो हैं सामने रहेंगी। अगर हुकूमत ये करती है तो ये देखें किसी आदमी का, एक आदमी जनाब शहबाज शरीफ साहब जो लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, किसी बंदे पे खाली केसेस का होना, अक्यूज़ होना, प्रिजम्पशन ये है कि वो बंदा इनोसेंट है अनटिल अनलेस जो है इस्तिगासा कोई उसके खिलाफ किसी किस्म का जुर्म जो है साबित करे। अगर यूं बात की जाए तो बहुत से लोगों के ऊपर जो है ना बहुत से इल्जाम हैं। तो मैं मुना मैं ये समझता हूँ, मेरी आवाज़ जो है लौट के वापस आ रही है, तो मुना मैं ये समझता हूँ कि ये मुल्क और कौम के साथ, आइन कानून के साथ ज़्यादती होगी। और मुझे तो मीडिया के ज़रिए ये पता चला है, मैं सलाम करूँगा आफ्ताब जहांगीर साहब को कि जिन्होंने अपनी मीटिंग में ये कहा है कि हर काम, मैंने मीडिया के ज़रिए से जो देखा है कि जो है हर चीज़ कानून के मुताबिक होनी चाहिए और पार्लियामेंट को जो है ऑन बोर्ड लेके चलना चाहिए। और ये बहुत अहम चीज़ है। अगर खाली तौर पे आप देखें कि आज जो खबरें बाहर आई हैं उसमें ये आया है कि सियासत जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या कारोबारी तबका जो है उस पे ऊपर जो हाथ हल्का किया जाए, लेकिन सियासतदान जो है वो एज इट इज भुगते रहें जब तक ये मौजूदा हुकूमत जो है वो इक़्तिदार में है। तो ये मैं कहता हूँ कि ये गोल चक्कर जो है ये घूमता रहता है, ये बारी किसी और की भी आती है। मैं कहता हूँ कवानीन वो होने चाहिए जो कंसेंसस के साथ बोलने चाहिए। ये बल्कि मैं ना आप कुछ कह रहे हैं। जी सर शहादत साहब, मेरा ये अर्ज है, मैं आपको एग्जैक्ट वो टिकर पढ़ के बताती हूँ। ये इसमें ये है कि नए ऑर्डिनेंस में ब्यूरोक्रेसी, ताजिरों, कारोबारी अफराद और सियासतदानों को रिलीफ मिलेगा इन दिस सेंस। तो आई होप कि दिस इज सम रिडेम्पशन। आपको सुन के शायद खुशी होगी। पाकिस्तान में फिर बचेगा कौन, फिर बचेगा कौन? फिर तो मैं ये समझता हूँ कि ये फिर बाकी टीटीपी इसके मुना इसके बाद इन तीनों को निकाल दें तो फिर तो टीटीपी बचेगी। तो बात ये कि फिर ये कानून किसके लिए बनने के लिए, फॉरनर के लिए बनने के लिए जा रहा है। बात कर ले, मैं आफ्ताब साहब से बराह रास्त इसका जवाब मांगती हूँ। जी आफ्ताब साहब आप बताइएगा, ये शहादत साहब आपने सुना है शहादत साहब को, आफ्ताब जहांगीर साहब, उनका ये ख्याल है कि ये जो सेशन अभी प्रोरोग हुआ है इस मरतबा कौमी असम्बली का, उसका भी ये मकसद है कि ये कोई ऑर्डिनेंस के जरिए कोई ये तमाम चेयरमैन वगैरह इनकी तैनाती हो। और इस पे उन्होंने कहा है कि ये आपने बाय लॉ ये चीजें करनी है कि जी अपोजिशन को आपने ऑन बोर्ड रखना है और अपोजिशन लीडर से आपने मुशावरत करनी है, जो कि आपने इस मरतबा नहीं की। आपने कहा है कि आप नहीं करेंगे इस दफा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मोना कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया। प्लेजर सर। तो मेरा सलाम। अच्छा देखें, बात ये है कि मैं खुद इस बात का दाई हूँ और मैं हमेशा से ये बात करता हूँ कि जी पार्लियामेंट को मजबूत होना चाहिए। देखिए आज हम हैं, कल नहीं होंगे। 2023 के बाद क्या फैसला करती है आवाम हमें नहीं पता, लेकिन ये कि हमें पार्लियामेंट को मजबूत करना चाहिए और हमें एतमाद भी रखना चाहिए अपने पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर। अच्छा, लेकिन जहाँ पर कोई गुंजाइश है अगर कानून में, क्योंकि शहादत भाई बहुत बड़े वकील हैं और वो कानूनदान उन्हें मालूम है, अगर कहीं पर कोई गुंजाइश मौजूद है तो हुकूमत उसको अवेल करती है। अगर उसमें कोई ऐसी चीज, ऑर्डिनेंस में कोई ऐसी बात है या कुछ है तो वो ये कोर्ट में जाके चैलेंज कर दें कि अगर ऐसा है। लेकिन मैं फिर ये कहूँगा कि चीज़ों को जब तक हम बेहतर तरीके से हैंडल नहीं करेंगे, पार्लियामेंट के अंदर नहीं लेकर आएंगे, तो वो चीज़ें फिर पायदार नहीं होती। जैसे अभी शहादत भाई ने कहा है कि ये तो म्यूजिकल चेयर है, अगर हम इस तरह करते रहेंगे तो कल जो है इसका हम भी शिकार हो सकते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि पीपल्स पार्टी को और नून लीग को ये चाहिए था कि जब उन्हें पता था कि ये नैब के जो कानून है या नैब के जो चेयरमैन है तो उस और या कोई और भी चीजें, तो अपने वक्त पर जब इनकी बारियां थी दोनों की 5-5 साल की, उसमें ये चीजें अगर कानून में ले आते, कानून को और बेहतर कर लेते तो। लेकिन उस वक्त तो ये किसी और चक्कर में पड़े हुए थे। अब जब इदारे अपना काम कर रहे हैं तो इन्हें तकलीफ हो रही है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जो इन्होंने कहा कि अपोजिशन लीडर की, तो मैं ये बात बिल्कुल बिना उससे कहता हूँ कि अगर अपोजिशन में सिर्फ एक शहबाज शरीफ का नाम नहीं है, उन्हें चाहिए कि अपने अंदर से एक वो बना लें और टीम बना लें। जब गवर्नमेंट ने ऑफर भी किया कि आप आएँ, हम आपके साथ बैठने के लिए तैयार हैं, तो फिर उस फैसिलिटीज को अवेल करें और कोई बेहतर आदमी जिसके ऊपर कोई भी चार्जेस ना हो, और वो बहुत सारे ज़हीन लोग हैं, पीपल्स पार्टी में भी हैं, नॉन लीग में भी हैं, उनके साथ बैठकर
गवर्नमेंट भी बैठे और कोई बेहतर फैसला कर ले तो उसमें क्या हर्ज है। लेकिन आफ्ताब साहब, आप जो बात अभी आपने फरमाई है, शहादत साहब भी ये कह रहे हैं, नौशीन साहिबा भी कह रही थी, हमारे साथ थी वो, अभी उनसे उनका भी कमेंट हमने इस तमाम मामले पे लिया है कि जी ऑपोजिशन लीडर को तो सर ये आपके लिए कानूनी तौर पर ये लाजिम है कि आप उनसे कंसल्ट करें, तो ये क्यों नहीं किया जा रहा? और अभी नौशीन साहिबा ने तो वो लंदन वाले फैसले का भी हवाला दिया है कि उसमें वो आपने देखा है कि वो कहती हैं कि वो एग्जेम्प्ट हो गए। अच्छा, नहीं, वो ऐसा नहीं है, कोई एग्जाम्प्ट नहीं हुआ। ये शहादत भाई को पता है कि वो एक मजिस्ट्रेट का वो है जिसके पास कोई इख्तियार ही नहीं होता, ना किसी को सजा देने का ना कुछ, और उसके अंदर शहबाज शरीफ साहब नहीं है, उसके अंदर तो सलमान शहबाज की बात है, लेकिन वो वहाँ पर की इश्यूज है। हम तो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, जो पाकिस्तान में मुकदमात हैं। अगर अदालत ये समझती है कि उनके पास कोई इतना सीरियस मुकदमात नहीं है तो अदालत को बिल्कुल बाख्तियार है अदालत, वो उसको डेट पे डेट देने के बजाय उसका फैसला सुना दे कि जी बाइज्जत बरी कर दिया जी हमने शहबाज शरीफ साहब को, तो अगर वो बाइज्जत बरी हो जाते तो हमें उनसे बात करने में कोई हर्ज नहीं। सही हो गया। मैं जरा शहादत साहब से पूछ लूं, फिर मैं आपकी तरफ लौटती हूँ। आफ्ताब साहब, शहादत साहब, आपने सुना आफ्ताब साहब ये भी गिला कर रहे हैं कि सारे कवानीन उन्होंने तो ठीक नहीं करने, आपने अपने अदवार में ये नैब ऑर्डिनेंस वगैरह क्यों ठीक नहीं किए? मोना, मैं पहली बात तो ये है कि आफ्ताब जहांगीर साहब की जो बात है, बड़े अदब के साथ मैं ये कहूँ कि आज वो कहते हैं जी कि ये कंसल्टेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में सैयद दीदार अली शाह साहब जस्टिस जो हैं उनको लगाया, उस वक्त के जो लीडर ऑफ अपोजिशन थे चौधरी निसार साहब, वो उनको कंसल्ट नहीं किया गया तो कोर्ट ने उसको मसले फैसले को रिवर्स कर दिया था। तो आप क्यों चाहते हैं कि बार बार एक चीज अदालत में जाए जब एक कानून के अंदर 6B के अंदर बिल्कुल क्लियर कैटेगोरिकली लिखा हुआ है कि आप उनको करेंगे? फिर तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने लोग जिनके खिलाफ केसेस हैं वो लोग जो हैं इलेक्शन में नहीं लड़ सकते, 62-63 के ज़ुमरे में भी आते हैं। आप पहले से उनको प्रिज्यूम कर लेते हैं कि ये लोग गिरटी हैं। तो मेरे ख्याल में ये है कि इस लेवल के ऊपर इनके पास बड़े बड़े अच्छे कानून साज लोग हैं, मैं समझता हूँ। और ये अब यकीनी तौर पे मैंने ये देखा मीडिया के तौर पे कि जनाब अटर्नी जनरल साहब खालिद जावेद खान साहब जो बहुत बड़े कानूनदान हैं, उनका भी मशवरा यही है। मैं समझता हूँ कि अली ज़फ़र साहब का भी यही कहना है कि आप अपोजिशन के बगैर अगर कोई ऑर्डिनेंस के ज़रिए तो आप सब कुछ कर सकते हैं। पहले भी एक्सटेंशन जो हैं ऑर्डिनेंसेस के ज़रिए से इस मुल्क में होती रहती हैं, लेकिन आप देखें कि तारीख़ में उन चीज़ों को अच्छे तरीके से नहीं देखा जाता। अगर ये पार्टी ये चाहती है कि इन रवायात को ये जारी और सारी रखे तो वो इनकी अपनी मंशा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कानून के मुताबिक इस मुल्क को चलना चाहिए और मुल्क और कौम के साथ इजाजत दीजिएगा शहादत साहब, मैं एक जुमला ले लूं आफ्ताब साहब का, मेरे पास बिल्कुल चूंकि वक्त इतना ही है। आफ्ताब साहब, आपका आखिरी जुमला, क्यों कानूनी चाराजोई में सर आप लोग पढ़ रहे हैं, कंसल्ट कर लें उनसे। अभी शहादत साहब ने एक मिसाल भी दी आपको। मुना, मैं तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूँ। मैं ये कहता हूँ कि हमें ऐसी कानून साजी कर लेनी चाहिए कि जिसके बाद कोई गुंजाइश ही ना हो कि जी ये कोई ऑर्डिनेंस लाया जा सके या कुछ। मैं तो बहुत बड़ा दाई हूँ इस बात का कि जो शख्स एक दफा रिटायर हो जाए अपनी जॉब से, उसे दोबारा किसी जिम्मेदारी पे ना लगाए। ठीक है, राइट। नाजरीन, इस नोट पे वाइंड अप करते हैं। शुक्रिया सेनेटर शहादत अवान, आफ्ताब जहांगीर साहब हमारे साथ थे, नौशीन इफ्तिखार साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया था इस सेगमेंट में। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।